नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए हैं 11। आज का जो टेस्ट है वो है प्राचीन इतिहास का पार्ट 3। कल जैसे मैंने वीडियो बनाया था, एक मैंने ट्रायल लिया था। जो कल का वीडियो था वो भारत की नदियों का था। काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद किया उसको। तो उसी क्रम में आगे भी मैंने आपको इसे टॉपिक बताया था, वो आप तैयार कर लीजिएगा। जल्दी आपके सामने प्रश्न आएंगे। भूगोल के टॉपिक वाइज जो टेस्ट था, उसका जो अगला टेस्ट होगा वो हिमालय और झीलों पे होगा। खैर, हिमालय में आप हिमालय पढ़ लीजिएगा। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, कौन मध्य में है, कौन ट्रांस में है। और हिमालयी क्षेत्र में आप देखेंगे दर्रे वगैरह, ग्लेशियर वगैरह, जो भी हिमालय से रिलेटेड है वो सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जल्द ही आपके सामने वो टेस्ट आएगा हिमालय से रिलेटेड, तो आप रेडी रहिएगा हिमालय को पढ़ने के लिए। तो खैर, आइए देखिए, आज प्राचीन इतिहास का है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप उनके उत्तर देते रहिए। मैं आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड का मौका दूंगा एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, फिर मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो आज प्राचीन इतिहास है, काफ़ी अच्छा संकलन इसमें भी है। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास में। जो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज टेस्ट में, तो भूगोल का प्रश्न जो होगा, जो अगला टेस्ट आएगा वो भूगोल का ही होगा। खैर देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 प्रश्न आएंगे, तो वो जल्द ही आपके सामने 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है कल ही मैं वो वीडियो डाल दूँ, क्योंकि माइक की प्रॉब्लम थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उसका, तो इस वजह से वो वीडियो अभी नहीं आ पाया। लेकिन जल्द ही वो आपके सामने 100 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आएंगे। तो आप दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मेरे 4 वीडियो पहले मैंने इसमें बना रखे हैं टेस्ट के, उनका कॉम्बिनेशन रहेगा उन 4 में। उन चारों को आप देखिएगा और उन चारों को आप कॉम्बिनेशन में आपको बताना है कि 100 में आपके टोटल कितने आप सही कर पाते हैं, कितने प्रश्न आपको याद रहते हैं, तो आप लोग वो बताइएगा। बाकी का खैर हम प्राचीन इतिहास का पार्ट 3 आज देखेंगे ही। इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको बता ही दिया। कल या परसों में ये टेस्ट इंडियन ज्योग्राफी का आएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो टेस्ट है। आज का जो टेस्ट मैंने बताया आपको प्राचीन इतिहास पार्ट 3 में, तो इससे पहले 2 बन चुके हैं, तीसरा पार्ट होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, आपको बताना है। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी सही है, वसुमित्र। तो आप देखिएगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसमें चतुर्थ का मैंने पूछा है। तो बाकी की आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपद का जिक्र आपको मिलता है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया आपको, उत्तर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो डी अस्मक सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, बताना है आपको। तो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रोपड़ तो आप देखेंगे, रोपड़ मतलब वर्तमान में रूपनगर, ये पड़ेगा पंजाब में पड़ता है। और बाकी राखी गढ़ी बनवाली जो है वो दोनों हरियाणा में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 2 और 3। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, पहला तथ्य। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला तथ्य। दूसरा है, इस युद्ध में चोल शासक परांतक फर्स्ट पराजित हुआ था। बताइए कौन सही कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि जाने परांतक फर्स्ट हार गया था, कृष्णथर ने हराया था इनको, तो परांतक फर्स्ट पराजित हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, चोल काल में आयम कौन सा कर था, मतलब चोल काल में आयम क्या था, कौन सा कर था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। तो चोल काल में जो आयम था आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्व कर हुआ करता था चोल काल में आयम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ए सही है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, चोल काल में सेरुंदरम किसे कहते थे। चोल काल में सेरुंदरम,
तो चोल काल में जो सेरुंदरम था वो निम्न पदाधिकारियों को बोलते थे, उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम के नाम से जानते थे, और जो निम्न पदाधिकारी थे उनको सेरुंदरम बोलते थे। बाकी के सही नहीं है, तो इसका मतलब 7 का ए सही हो जाएगा। निम्न पदाधिकारी सेरुंदरम निम्न पदाधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। चेर राज्य पांड्य राज्य के पश्चिम में एक सकरी पट्टी पर स्थित था, आपको ये बताना है। दूसरा है चेर की राज की चिन्ह धनुष तीर था। क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो देखने को है वो पहला दूसरा दोनों सही है। चेर राज्य पांड्य के पश्चिम में, केरल भी आप देखें तो एक समतल सकरी मतलब सकरी पट्टी के रूप में दिखता है, समतल नहीं कह सकते, एक सकरी पट्टी के रूप में, तो उसी तरीके से ये भी था। तो उत्तर में आप देखें तो इसका पर्वतीय क्षेत्र था, पश्चिम में आप देखें तो आपको जान ही रहे कि पश्चिम में तो अरब सागर था, सागर था। पूर्व में आप देखेंगे तो पांड्य राज हुआ करता था, तो चेर एक पट्टी के रूप में था, सही है। दूसरा चेर का राजकीय चिन्ह धनुष तीर था, यह भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रथम संगम का आयोजन होता है वो मदुरै में होता है। आप जान रहे हैं अनुसूत्रियों के अनुसार बात की जाती है कि 3 संगम हुए थे, तो आपको बताना है कि कौन सा संगम कहाँ कहाँ हुआ था। तो मैंने जो आपसे पूछा प्रथम संगम की बात की गई है, तो प्रथम संगम जो था वो मदुरै में हुआ था। फिर कपाटपुरम में दूसरा हुआ था। खैर उत्तर आप जान रखिए कि प्रथम जो मैंने पूछा है वो 9 का ए सही, मदुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस स्थान से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आइए इसका उत्तर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका उत्तर हो जाएगा ए, लोहदा नाला क्षेत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से या निम्न में से किस जैन तीर्थंकर को जैन ग्रंथों में पुरुषादनीय कहा गया है, बताइए। थोड़ा टफ प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो है वो सी से हो जाएगा, पार्श्वनाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, लिंगायत संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें जो पहला तथ्य दिया गया यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। दूसरा है इसके प्रवर्तक अल्लम प्रभु माने जाते हैं। तो ये इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आप देखें शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था, ये गलत है, क्योंकि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो तो पाशुपत संप्रदाय है, पहला तथ्य गलत। इसके संप्रदाय अल्लम प्रभु माने जाते हैं, ये भी गलत, क्योंकि इसके संप्रदाय के प्रवर्तक बसवन्ना को माना जाता है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। बसवन्ना या बसवेश्वना दोनों बातें एक ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो देखेंगे तो डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वेद में सर्वप्रथम कृषि की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये कृषि की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो 13 का सी सही है, ऋग्वेद में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पुस्तक दी हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आप देखें तो भोज प्रबंध बिल्लाल, गौड़वहु, वाकपति, हमीर काव्य जयसिंह, विक्रमान देवचित बिल्लड़, बताइए कौन सही कौन सा नहीं सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं, बताइए। इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही नहीं है, हमीर काव्य जो है वो जयचंद की है और जयसिंह की नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर एक ही दिशा में वर्णित जानवरों का सही युग्म कौन सा है। मतलब मान लीजिए मेरा हाथ है तो मेरे एक ही मतलब उसमें क्या एक ही दिशा में, मतलब दाएं हो या तो बाएं हो, तो एक ही दिशा में एक ही तरफ वर्णित जो पशु हैं या कहीं जानवर हैं उनका जो सही युग्म कौन सा है आपको बताना है। तो आप लोग बताइए 15 का।
दरअसल ये चित्र मतलब जो मुहर मिली है इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गैंडा भैंसा एक तरफ, हाथी भाग एक तरफ, इस तरीके से हुए। तो उसी क्रम में आप देखेंगे तो 15 का सी सही हो जाएगा, हाथी बाघ एक तरफ थे, गैंडा भैंसा एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अजंता की किस गुफा संख्या में माता एवं शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है? तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 16 का जो है वो डी सही है, गुफा संख्या 17। प्रश्न में फटाफट पढ़ दे रहा हूँ, आप भी उनके उत्तर दीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा आपका। कल एक कमेंट आया कि मैं बहुत कम समय वेस्ट करता हूँ, तो मतलब करता हूँ ना, ये तो आप मान रहे हैं कि मैं समय वेस्ट तो करता ही हूँ, खैर लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को बताऊँगा। आप अगर जो आप 25 से मिनट 30 मिनट तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर जो मैं बोलूँगा नहीं, पढ़ूँगा नहीं, तो आप इसको आप वेस्ट भी समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पढ़ना है तो वो मेरा काम है, पढ़ूंगा तो है ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो नहीं, अगर जो 30 मिनट का वीडियो 25 मिनट का आएगा तो वीडियो ही नहीं आएगी। तो उससे अच्छा है कि आधे घंटे को यूटिलाइज़ कीजिए और थोड़ा सा धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखा कीजिए। काफ़ी लोगों ने हमें कल उत्तर दिया कि किसके कौन कितने सही हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने हमें उत्तर दिया कि किनके कितने कितने सही हो रहे हैं। लेकिन आप लोग भी ऐसे बताया कीजिए कि आपके कुल कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि इस दौर में आप बता दूं, जैसे मैंने कल जो मैंने एक टेस्ट डाला था, वो मैंने डाला था इंडियन ज्योग्राफी का। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो अंकित ने बताया उनके 21 सही हैं, पवन ने बताया 12 सही हैं, और भी काफ़ी लोगों ने बताया। तो जैसे पारुल रायपुरकर 19 सही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग, जैसे जीतू के 12 सही हैं, और भी काफ़ी लोगों ने बताया जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, तो उन लोगों का भी। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने बताया। लेकिन आप देखें कि ज्योग्राफी में आप सिर्फ सेपरेट एक टॉपिक में आपके कितने गलत हो जा रहे हैं। ये काफ़ी एक अच्छे, आप देखिए आपको ज्योग्राफी में नदियों से आपको कितने प्रश्न सही पता चले, आपके सही प्रश्न पता चल गए ज्योग्राफी में नदियों से 25 आपको मिले, 25 के 25 आपको मिले। हो सकता है उसमें से 10 15 20 25 आपको आ रहे हो, 20, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनको आप लोग एक कॉपी पे नोट कीजिए। कल किसी ने एक टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे भेजा था, उन्होंने, आप लोगों ने भी देखा होगा जो भी जुड़े हैं, तो उसमें उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा उनके जो कठिन कठिन प्रश्न थे या जो उनको नहीं आ रहे थे, उन्होंने उसको नोट कर रखा। उसी तरीके से आप भी नोट कीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। कलिंग नरेश खारवेल जो था वो किस वंश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है, लेकिन बताना है कि इनका वंश कौन सा था। तो इसका जो उत्तर सही है वो 17 का ए सही है, चेदी वंश। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल का जो कैवर्त विद्रोह था वो जो पाल शासक रामपाल के काल में हुआ था। इस काल में आप देखेंगे तो जो यहाँ वहाँ के जो किसान थे उन्होंने ये आंदोलन किया था, ये विद्रोह किया था। इसमें कहते हैं कि जो वहाँ के सामंतवादी प्रथा के विरुद्ध ये विद्रोह था। वहाँ की जनता जो थी वो भूखमरी जा रही थी उस दौर में, उसने ये विद्रोह किया था। वहाँ के जो कहते थे कि बदन पे उनके कपड़े भी नहीं थे, उन्होंने भैंसों से, वो कह सकते हैं घोड़ा नहीं था तो भैंसों पे चढ़ के युद्ध किया था और परास्त भी कर दिया था। तो कहने का मतलब यही है कि ये उस दौर का विद्रोह, इस टाइम पे जो 18 का जो है वो रामपाल शासन का था, बंगाल के क्षेत्र से संबंधित है। तो 18 का जो है वो ए सही है, पालवंशी शासक है रामपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी? मतलब पर्दा प्रथा कौन से राजवंश में नहीं थी, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या सही, राष्ट्रकूट सही। आप लोग उत्तर आप लोग देते रहिए, नहीं पता है तो उनको नोट कर लीजिए, अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको वैसा है, लेकिन जो भी नहीं आ रहा है उनको नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो 19 का है वो राष्ट्रकूट सही हो जाएगा। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। दूसरा है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। तो दो तथ्य दिए गए हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने रामपाल को पराजित किया, मतलब धर्मपाल को पराजित किया। तो
तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, सही है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया, सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में हमें देखने को मिलता है धर्मपाल को ध्रुव पराजित कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, 1 और 2। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो बताइए आप लोग। तो बाघ गुफाएं हमें एमपी में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है बी सही है, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित कौन से राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? आप बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा सीसीपीपी, मतलब कि चालुक्य चौहान परमार प्रतिहार। तो यही उत्तर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए बी है, मतलब आप देख लीजिए आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 राजवंश थे वो बताई गई है। तो इनमें से जो थे वो चालुक्य चौहान परमार प्रतिहार थे। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आएंगे। चेद के कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो चेदी के कलचुरी वंश, जो कलचुरी वंश था उसकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी हुआ करती थी। त्रिपुरी जबलपुर एमपी में है त्रिपुरी। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? आपको बताना है उत्तर भारत में कौन सा ऐसा मंदिर है, क्योंकि जब आप जान रहे द्रविड़ शैली तो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो ये उत्तर भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो जिसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का है? तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का जो है डी है, तेली का मंदिर ग्वालियर। कोई ग्वालियर से वीडियो देख रहा है तो बताए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है इसका जो ऊपर आप देखेंगे तो आपको करीब साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं उन वैसा आपको कुछ लुक देखने को मिलता है तेली का मंदिर। तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगर जो आसपास के कोई ग्वालियर के भी आसपास के कोई लोग हों तो बताएं इसके बारे में, या हमें उपस्थिति अपनी दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है, तेली का मंदिर ग्वालियर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किसको समर्पित है? मतलब कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो किसको समर्पित है, आपको बताना है। तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है, विष्णु। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। कंबोडिया के बारे में बता दूं राजधानी फोमपेन है, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। बगल में देशों की सीमा की बात करें तो एक तरफ म्यांमार है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो वियतनाम, बगल में आप देखेंगे तो एक तरफ वियतनाम है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो लाओस दिखेगा, उसके पास में आपको दिखेगा थाईलैंड, नीचे की तरफ फिर आप सागर आपको दिखेगा। तो ये रहा आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। अब कल मिलेंगे नए टेस्ट के साथ में। कल का टेस्ट जो होने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। वो होगा टॉपिक हिमालय के दर्रे, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय की श्रेणियाँ, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बह जाती है, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहने वाला है। ये मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू किया, आगे चल करके फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी टॉपिक शामिल किए जाएंगे। हम जैसे इस तरीके से उस तरीके से विश्व की नदियों की बात करेंगे। विश्व की नदियों के सिर्फ एक वीडियो बना दिया जाएगा, और महाद्वीपों में देखेंगे तो सिर्फ एक महाद्वीप का टॉपिक बना दिया जाएगा कि 25-25% एक महाद्वीप को उठा लिया जाएगा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या कोई और टॉपिक इस तरीके से उठा लिया जाएगा। तो वर्ल्ड के क्लाइमेट पे एक टॉपिक उठा लिया जाएगा, इस तरीके के टॉपिक भी उठा लिए जा सकते हैं। विश्व की पवनों के बारे में एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें 25% आएंगे, विश्व की जनजातियों के ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके से टॉपिक जो है आगे बनाए जाएंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ें और इनके बारे में आप लोग जो भी सीख रहे हैं अच्छी बातें हैं, क्योंकि जो मैं रिपीटेड प्रश्नों को कम से कम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर जो टफ कर देंगे तो लोग देखते नहीं हैं। इस वजह से पेपर को मॉडरेट रखा गया है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा आसान बनाया जाता है। कि मध्यम मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर जो आप एक भी नहीं कर पाएंगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक भी आप नहीं कर पाएंगे तो 25 के 25 आपको
प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर सही नहीं पड़ेगा। आप चाह रहे होंगे देखना, लेकिन आप नहीं देखेंगे। वो इकोनॉमिक्स पढ़ना सभी चाह रहे हैं कि उनको इकोनॉमिक्स आ गया, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है, इसलिए वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। इसी वजह से पेपर का एक पैटर्न जो है इसी तरीके से रखा जा रहा है, सरल और कठिन का मिक्सचर है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न संकलित किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और बाकी 1,000 मतलब 100 प्रश्न जो हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जल्द ही आपके सामने आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।